नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम 28 सितंबर 2021 को जो आज पेपर विज्ञान का आया था उसके प्रत्येक प्रश्न को हल करने वाले हैं। 1 से लेकर 18 तक जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे और आप अपने आप से मैच कर सकते हैं कि इनके आंसर क्या होंगे और आप कितना पेपर सही करके आए हैं। लास्ट में आप ये भी बताइएगा कि 25 में आपके कितने नंबर आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लो ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो आपके सामने पहला प्रश्न है ये देख सकते हैं, सिने बार किसका अयस्क है? ZNHUAUHGFE। तो जो सिने बार होता है वो पारा का होता है और पारा का यहाँ पर कौन सा साइन है? वो है Hg। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है, ये आपको बताना है। देखो ये जो पोलियो होता है ये भी एक तरह का विषाणु जनित है। विषाणु को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में वायरस। वायरस आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो पोलियो होता है पोलियो वायरस आपने सुना होगा, जब भी पूरा नाम इसका लिया जाता है तो पोलियो वायरस। इसी तरह जब कोरोना होता है तो कोरोना वायरस कहते हैं, ठीक है। जैसे एड्स होता है तो ये HIV होता है, तो ये भी एक वायरस है। और जो हैजा है ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, सेकंड का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा विषाणु जनित रोग नहीं है। अगला है, निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है। देखो 2 तरीके के सेल होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो यहाँ पर जो प्राथमिक सेल नहीं है, ये शुरू के 3 प्राथमिक सेल हैं, लेकिन ये जो चौथा है ये प्राथमिक सेल नहीं है, ये द्वितीयक सेल है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा 4। इसी तरह अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम कांच या प्लास्टिक की अवरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन, दो सारे ऑप्शन ही मतलब एक तरीके से शंका के घेरे में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमेशा कई जगह आपने पढ़ा होगा जो रक्त होता है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के मध्य में रखा जाता है और इनमें चारों ऑप्शन 2 डिग्री से 6 डिग्री के बीच के हैं। तो यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो जो 4 के निकट होता है वही एग्जैक्ट यानी सटीक तापमान होता है। तो यहाँ पर हम इसको पहला ऑप्शन सही मान सकते हैं। अब ये PNP के ऊपर है कि पहला ऑप्शन सही मान रहा है या तीसरा ऑप्शन सही माना जा रहा है। यहाँ पर पहले और तीसरे में शंका हो सकती है, लेकिन अगर एग्जैक्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से ये पहला ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है डार्विनवाद संबंधित है। ऑप्शन है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति ये लैमार्कवाद है, ये डार्विनवाद नहीं है। अंगों का उपयोग और अनुपयोग ये भी आपका लैमार्कवाद ही है, ठीक है। यहाँ पर डार्विनवाद के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो चौथा ऑप्शन है योग्यतम की उत्तरजीविता ये डार्विन से संबंधित है। डार्विनवाद किसने दिया था ये भी आप याद कर लो, चार्ल्स डार्विन, ठीक, चार्ल्स डार्विन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर है, विद्युत धारा कैसी राशि मतलब अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि स्पष्ट करो। तो विद्युत धारा अदिश राशि तो पक्का मालूम है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण है, ठीक। विद्युत धारा में सिर्फ परिमाण है, इसीलिए यह एक अदिश राशि है। अगर अदिश राशि के और भी एग्जाम्पल आप समझना चाहते हो, जैसे कि जिन भी राशियों में केवल परिमाण होता है उसमें दिशा नहीं होती, वो सब अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर चाल हो सकता है, दूरी, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब अदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। अदिश राशि में क्या होता है? अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं। अगला देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है ये समझ। ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर रखी गई चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, इस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय सुई जिस दिशा में ठहरती है
इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होती है, दिशा है तो सदिश राशि होगी। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक वेबर बटे वर्ग मीटर या फिर टेस्ला कहा जाता है। ठीक है, ये इसका मात्रक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, मेंडलीव की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं और समूह। आवर्त और समूह की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए जो संशोधित आधुनिक है उसमें 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। क्लियर हो गई बात। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षणों के नाम लिखो। तो इसका जो टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट होता है। इससे हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति को HIV है या नहीं। प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखो। देखो, जब किसी को चोट लग जाती है और वो अचानक से अस्पताल नहीं पहुंच सकता, या कह सकते हैं अस्पताल बहुत दूर है, या किसी कारण भी वो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसका किसी भी इंसान के द्वारा जो स्टार्टिंग का ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाता है, उसे कहते हैं प्राथमिक उपचार। और इसके उद्देश्य आपको बताने, तो उद्देश्य ये है कि जब तक अस्पताल ना पहुंच जाए तब तक उसका उपचार कर दिया जाए, यही इसका उद्देश्य है। और उसको ज़्यादा क्षति ना पहुंचे, ये इसका उद्देश्य है। इस तरह इसका ये आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव सीधा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊर्जा का पिरामिड बना हुआ है। ठीक है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, यही एक ऐसा पिरामिड है जो सदैव सीधा होता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था। यहाँ आप देख सकते हैं खाद्य श्रृंखला क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। जीवों की इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जबकि खाद्य जाल में क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं बनाई जाती हैं। ये आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी न होकर एक दूसरे से आड़े तिरछे जुड़कर एक जाल बनाती हैं। आहार श्रृंखलाओं के इस जाल को खाद्य जाल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधे से प्रारंभ होती हैं और इसमें उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग नहीं करता। इसमें एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करता है। तो ये आपकी इस तरह खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अपने आप से भी आप बनाकर काफ़ी कुछ लिख सकते। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, कूलाम का नियम समझाइए। कूलाम का क्या नियम होता है? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम। इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। इसके संबंध में देखिए क्या कहा गया है। इसका नियम, 2 स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं और ये कूलाम के नियम का सूत्र दिया हुआ है। इतना आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रविधियों का उल्लेख करो। यहाँ पर मैं आपको प्रविधि बता देता हूँ और आप उसके बारे में डिटेल में अपने पेपर में लिख गए होंगे। एक तो आप लिख सकते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी लिख सकते हैं फेन प्लवन विधि, तीसरी लिख सकते हैं विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि और चौथी लिख सकते हैं रासायनिक या केमिकल विधि। इस तरह आप 4 के बारे में बता देंगे। और भी अगर आपने पढ़ रखी तो आप किसी भी 3 या 4 प्रविधि का उल्लेख कर दो, बस आपका 2 नंबर पक्का। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने की क्रियाविधि का वर्णन करो। देखो, जब चोट लग जाती तो आपका रक्त बहने लगता है। अगर रक्त का थक्का ना बने तो आपका रक्त कभी रुकेगा ही नहीं। इसीलिए रक्त का थक्का बनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्त स्कंदन या रक्त थक्का बनने की प्रक्रिया। रक्त वाहिनियों के बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में प्लेटलेट प्लग रक्त स्राव को रोक नहीं पाते। ऐसी स्थिति में रक्त का थक्का बनने की काफ़ी जटिल प्रक्रिया का स्कंदन प्रवस्था यानी रक्त का थक्का बनने की स्थिति शुरू होती है। इसमें निम्नलिखित कारक भाग लेते हैं। फाइब्रोनिजन प्रोटीन यकृत में बनता है। इस प्रोटीन को रक्त का थक्का बनने की क्रिया में जरूरी माना जाता है। रक्त में थक्का बनने के बाद बाकी द्रव को सीरम कहते हैं। रक्त स्कंदन प्रवस्था, यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्त स्कंदन प्रवस्था में क्या है, टूटे फूटे या कटे फटे
ऊतक कोशिकाओं से रक्त बहने के बाद प्लेटलेट और प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन के मिलने के बाद थ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम मुक्त होता है। प्लेटलेट्स एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और थ्रोम्बोकाइनेज के एक साथ मिलने से थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। मायोप्लास्टिन रक्त में मौजूद कैल्शियम ब्लड फैक्टर और प्लाज्मा में स्थित प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर एक नए पदार्थ में बदल जाता है जिसे थ्रोम्बिन कहते हैं। थ्रोम्बिन भी एक सक्रिय एंजाइम है जो प्लाज्मा में मौजूद फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पर क्रिया करके एक अघुलनशील तंतुमय पदार्थ का निर्माण करता है जिसे फाइब्रिन कहते हैं। फाइब्रिन के तंतु आपस में फंसकर जाल बनाते हैं जिसमें लाल और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं फंस जाती हैं और रक्त का थक्का बन जाता है। तो इस तरह रक्त का थक्का बनने का ये पूरा प्रोसेस है। इसमें आप जो भी आप घुमा फिरा के लिखना चाहें लिख सकते हैं और आपको आसानी से 1.5-2 नंबर मिल जाएंगे। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, किसी परिपथ में 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन 1 घंटे के लिए प्रवाहित होते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए। देखो, इसका एक सूत्र होता है, वो आपका होता है I बराबर Q/T। ये इसका सूत्र होता है। जो Q होता है वो होता है आपका N इंटू E, यानी N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और जो E है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो E जो है ये विद्युत धारा का सूत्र है। तो Q क्या होगा, NE होगा, N इंटू E। तो N आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर दे रखी 10 की पावर 5 इंटू E जो है आपका वो आवेश है और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है 1 इंटू 10 की पावर -19, ठीक, बटे टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 घंटा। तो 1 घंटा ये जो टाइम इसके हिसाब से होता है वो सेकंड के हिसाब से चलता है। तो हम क्या करें, 1 घंटे को क्या कर लें, 1 घंटे को हम सेकंड में चेंज कर लें, नहीं सॉरी 1 सेकंड को, जैसे 1 घंटा दे रखा है, ठीक है, टाइम कितना है प्रश्न के हिसाब से 1 घंटा दे रखा है लेकिन हमें चाहिए होता है सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1/3600 इसको कर लेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आप देखेंगे इसके बाद 10 की पावर 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 3600, ये 3600 आ जाएगा। 3600 क्यों आएगा, क्योंकि ये 1/3600 है, 3600 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका आंसर लगभग आ जाएगा 5.76 10 की पावर -11। देखो ये इसका आंसर आ सकता है। अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये पूरी तरह से श्योर है, ठीक है। बाकी और जो इसके एक्सपर्ट होंगे वो इसका एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये इसका आंसर सही होना चाहिए। आगे देखो, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, थैलीसीमिया रक्त दोष के परिचय, कारण, लक्षण और परिणाम के बारे में वर्णन करो। इसका क्या आंसर हो? थैलीसीमिया क्या है ये देख लो। आमतौर पर हर सामान्य व्यक्ति के शरीर में लाल कणों की उम्र करीब 120 दिन की होती है, लेकिन थैलीसीमिया से पीड़ित रोगी के शरीर में लाल रक्त कणों की उम्र घटकर मात्र 20 दिन रह जाती है। इसका सीधा असर व्यक्ति के हीमोग्लोबिन पर पड़ता है, जिसके कम होने पर व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो जाता है। तो इसका जो परिणाम आप सोच लो थैलीसीमिया का, कि थैलीसीमिया अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो वो एनीमिया का शिकार हो जाता है और हर समय किसी न किसी बीमारी से वो ग्रसित रहने लगता है। इसके बाद इसके लक्षण क्या है, कैसे हम पहचान सकते हैं? थैलीसीमिया असामान्य हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन से जुड़ा एक ब्लड डिसऑर्डर है। इस बीमारी में रोगी के शरीर में रेड ब्लड सेल कम होने की वजह से वो एनीमिया का शिकार बन जाता है, जिसकी वजह से उसे हर समय कमजोरी, थकावट महसूस होना, पेट में सूजन, डार्क यूरिन, त्वचा का रंग पीला पड़ सकता है। तो ये इसके लक्षण हो गए, ठीक है। थैलीसीमिया क्या है ये भी आपको इसी में पता चल गया और इसके लक्षण क्या है ये भी पता चल गया। इसका क्या परिणाम होता है वो भी आपको इसी में पता चल गया। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है और उसके कार्यों को समझाइए। ध्यान से देखो, छोटी मोटी चोट, मोच, बुखार, इन्फेक्शन व स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कई बार तुरंत डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसे में घर में फर्स्ट एड बॉक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या हो जाता है, अगर कोई बीमारी हो गई छोटी सी या कोई चोट लग गई तो आप उससे फर्स्ट एड बॉक्स में उपलब्ध वस्तुओं
और यंत्रों के आधार पर आपको तुरंत राहत मिल सकती है। अब फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए ये भी यहाँ पर आप फर्स्ट एड बॉक्स में बैंडेज, डेटॉल, डॉक्टर टेप, चिपकाने वाला टेप, कॉटन और कैंची, एंटीसेप्टिक क्रीम, थर्मामीटर, पेन किलर, इन सब का क्या काम है आप एक एक लाइन में भी लिख सकते हैं। और देखो क्या होना चाहिए, वो आपका देखो क्रोसिन, कॉम्बीफ्लेम, इमरजेंसी के लिए एंटी एलर्जिक दवा, फंगल इन्फेक्शन से निपटने के लिए जेल, क्रीम, गोलियां, पाउडर, ऊपरी व अंदरूनी दोनों तरह की चोट के लिए मसल क्रीम और स्प्रे, इने। तो इस तरह की चीज़ें आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए और इनका क्या क्या काम है वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 11 लिखी हुई हैं, अगर आप 6 भी लिख दें और उनके बारे में एक एक लाइन लिख दें तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह आपने देखा कि विज्ञान पेपर के 18 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट कर लिए गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपके 25 में से कितने नंबर आ रहे हैं, वो नीचे कमेंट में बताइए ताकि हमें पता चले कि आपके 25 में से कितने नंबर आ रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।